नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज मैं ऐसे बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए जिसे हम रेड गोल्ड कहते हैं। आप उसे ही हम आज देखने वाले हैं। दोस्तों, जो स्क्रैप में सबसे ज्यादा जो इनपुट होता है और सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट देने वाला जो स्क्रैप है वो है कॉपर स्क्रैप। हाँ दोस्तों, मैं आज इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ कि जो कॉपर जो स्क्रैप है इसको अगर इम्पोर्ट करना है तो इम्पोर्ट करने के लिए इसमें कौन सी प्रोसेस करना पड़ता है। अगर आपने इसमें कॉपर स्क्रैप का यहाँ पे कंटेनर मंगाया है इंडिया में, तो इंडिया में कंटेनर आने के बाद में पोर्ट पे आपको कस्टम क्लियरेंस करना पड़ता है। तो कस्टम क्लियरेंस करते हो ऐसा कौन सा जो डॉक्यूमेंट है आपको वो डॉक्यूमेंट रेडी करना पड़ता है। तो ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, कॉपर जो स्क्रैप है इसको इंपोर्ट करना इतना आसान नहीं है। अगर आपके पास एक ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप यहाँ से कस्टम क्लियरेंस भी नहीं कर सकते, आपका कंटेनर यहाँ से सीज हो सकता है। दोस्तों, आज ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप जो कॉपर स्क्रैप का अगर इंपोर्ट कर रहे हो या आप नए हो या नए इंपोर्टर हो या ट्रेडर हो तो आपका ये वीडियो बहुत फायदेमंद होने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलो दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपके मन में सवाल होगा कि जो स्क्रैप है ये इंडिया में लाना लीगली है, इसमें कोई बैन तो नहीं है। दोस्तों, इसमें कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन ये फ्री कैटेगरी में नहीं आता है, इसे रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाला हुआ रहता है। इसमें आपको एमओईएफ में आपको नियमों का पालन करना पड़ता है। आप ऐसे ही उसको स्क्रैप को इंपोर्ट नहीं कर सकते। फिर इसको एमओईएफ के जो नियम है, आप इसमें कचरा नहीं मंगा सकते, आप उसमें रेडियो एक्टिव वाला जो है वो मंगा नहीं सकते, इसमें स्पोर्ट या दारू बम ऐसा कुछ उसमें मंगा नहीं सकते। इसमें इसलिए वो एमओईएफ में आपको नियमों का पालन भी करना पड़ता है। ये इसलिए फ्री कैटेगरी में नहीं आता है। जो कॉपर जो स्क्रैप है ये जो रिसाइकलिंग करके जो यूज हो सकता है ऐसा ही आप उसमें मंगा सकते हैं। तो आप ये चीज भी आपको ध्यान देके जब इम्पोर्ट करते हो तो ध्यान में देके करना पड़ता है। दोस्तों, जो कॉपर स्क्रैप जो इम्पोर्ट जो होता है उसका इस्तेमाल कहाँ होता है। दोस्तों, जो मुख्य रूप में जो इसका जो कॉपर का जो स्क्रैप है ये इस्तेमाल होता है जो रिफाइंड कैथोड जो रहता है, जो बनाने वाली इलेक्ट्रॉनिक्स जो पार्ट रहते हैं उसमें होता है, केबल्स में होता है, जो ऑटोमोबाइल जो कंपनी रहती है ऑटोमोबाइल जो के पार्ट जो बनते हैं उसमें भी इसका यूज बहुत सारा होता है। उसी के साथ में जो ट्रांसफार्मर जो रहता है उसमें होता है, जो बर्तन बनाने वाली जो कंपनियां रहती है इससे बहुत सारे बर्तन भी जो स्क्रैप से बनते हैं। जब आप कॉपर स्क्रैप का यहाँ पे इस्तेमाल करते हो तो ऐसे लेने वाले बहुत सारे होते हैं और यूज भी बहुत सारी कंपनी में भी इसका यूज होता है। दोस्तों, जो स्क्रैप जो आपने इंपोर्ट किया है तो इसको बेचने के लिए आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं रहती। आपके जो नजदीकी जो रहते हैं कॉपर स्मेल्टर्स या रिफाइनरीज इनको आप सीधा बेच सकते हैं। उसी के साथ में केबल बनाने वाले फैक्ट्रियां, जो बड़े जो लोकल में जो ट्रेडर्स रहते हैं जो स्क्रैप परचेस करने वाले उनसे भी आप सीधा उनको भी बेच सकते हो। दिल्ली में मायापुरी में बहुत सारा जो स्क्रैप है यहाँ पे लोग यहाँ पे परचेस करते हैं। उसी के साथ में मुंबई में बहुत सारा जो स्क्रैप है जो आपका कॉपर स्क्रैप है वहां पे भी बहुत सारा परचेस होता है। तो बड़े बड़े जो कबाड़ खाने वाले जो रहते हैं, जो यार्ड जो ऑनर जो रहते हैं वही भी बहुत सारा जो स्क्रैप है कर परचेस करने के लिए रेडी रहते हैं। तो आप इनको सीधा बेच सकते हो। दोस्तों, जो स्क्रैप जो रहता है कौन से वैरायटी में आता है उसमें दोस्तों सबसे ज्यादा बेस्ट जो रहता है, सबसे ज्यादा जो मार्जिन देने वाला जो स्क्रैप जो आता है वो आता है कॉपर वायर में। ये 99% शुद्ध रहता है, इसमें बहुत सारा आपको इसमें प्रॉफिट भी मिलता है और सबसे ज्यादा डिमांड वाला भी रहता है। नेक्स्ट है बीच कॉपर। दोस्तों, ये जो कॉपर जो रहता है ये जो स्क्रैप रहता है ये थोड़ा कोटिंग वाला और इंसुलेशन वाला रहता है, तो इसमें भी बहुत सारा स्क्रैप जो निकलता है, तो इनकी भी बहुत सारी यहाँ पे डिमांड रहती है। नेक्स्ट है इंसुलेंट कॉपर वायर। दोस्तों, ये ऐसा एक एल्यूमिनियम जो स्क्रैप है ये कैसे निकलता है, प्लास्टिक कोटिंग के तार इनको छिलकर इससे पूरा निकाल के उसमें से तार निकाला जाता है। इसमें प्लास्टिक ऊपर से रहती है, उसको निकाल के उसमें से तार निकाला जाता है। तो ये बहुत सारा यहाँ पे इंडिया में इनकी बहुत सारी डिमांड है, तो आप ऐसा भी स्क्रैप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आपके मन में सवाल होगा कि अभी ये स्क्रैप सबसे ज्यादा जो मंगा सकते हैं ऐसी कौन सी कंट्री की सबसे ज्यादा वहां से एक्सपोर्ट भी होता है और इंडिया में सबसे ज्यादा इंपोर्ट भी उन कंट्री से होता है। जो सबसे ज्यादा डिमांड वाली कंट्री कौन सी है दोस्तों, उसमें से सबसे फर्स्ट जो आती है वो है यूएई। यहाँ पे बहुत सारा इंडिया में इनका स्क्रैप आता है। दोस्तों, उसी के साथ में यूएसए में
बहुत सारे बड़े बड़े यहाँ पे यार्ड है, यहाँ से यार्ड में बहुत सारा जो ट्रेडर है यहाँ पे एक जगह पे पूरा स्क्रैप जमा करके यहाँ इंडिया को भेजते। उसी के साथ में मलेशिया में बहुत सारा जो स्क्रैप है वहां पे निकलता है, तो वहां से इंडिया में बहुत सारा आता है। उसी के साथ में यूरोपियन देश है, उसमें साथ में अफ्रीकन कंट्री भी है, वहां से भी बहुत सारे इंडिया से यहाँ पे जो है स्क्रैप आता है। तो आपको इन कंट्री को टारगेट करके यहाँ से मंगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप यूएई को अगर टारगेट करते हो तो आपका उसमें जो फ्रेट का जो खर्चा रहता है वो कम हो जाता है और नजदीक रहने के कारण गुड्स भी तुरंत आ जाते हैं। आपको एक चीज भी ध्यान देना चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं कि आपका कंट्रैक्ट पोर्ट पर आने से पहले आपको क्या क्या चीजों को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले तो आपको बिल ऑफ एंट्री फाइल करना पड़ता है। उसमें बिल ऑफ एंट्री फाइल करने से आपको क्या करना पड़ता है, उसमें एचएस कोड का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो कॉपर स्क्रैप का एचएस कोड क्या आता है ये आपको मालूम रहना चाहिए, क्योंकि कॉपर स्क्रैप का जो एचएस कोड है उस पर ही डिपेंड करता है कि आपको कितनी % ड्यूटी लगने वाली है। तो दोस्तों जो कॉपर स्क्रैप का जो एचएस कोड है 74040012, ये एचएस कोड आपको आपकी बिल ऑफ एंट्री में उसमें इस्तेमाल करना रहता है। आपके बीएलपी भी रहना चाहिए, आपके कॉपी डॉक्यूमेंट्स में भी रहना चाहिए। अगर आपके बीएलपी मेंशन रहता है तो साफ साफ पर ही दिख जाता है। दोस्तों आप बात करते हैं कि इनपुट ड्यूटी कितनी लगती है। दोस्तों जो कॉपर स्क्रैप जो रहता है इस पे अब तक 2.5% से 5% के बीच में लगती थी, लेकिन आपको क्या करना पड़ता है, जब भी आप इनपुट करते हो तो आपको जब बिल ऑफ एंट्री फाइल करना रहता है तो आप फिलहाल एक बार डीजीएफटी पोर्टल पे जाके ये कितनी ड्यूटी लगती है ये आपको चेक करना चाहिए, क्योंकि ड्यूटी में बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। तो फिलहाल अभी तो 2.5% या 5% के बीच में लगती है। तो आपको जब भी बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हैं तो उसके पहले एक बार चेक करना चाहिए। आपको उसमें 18% जीएसटी भी लगती है। लेकिन दोस्तों इसमें आपको कुछ उसमें ड्यूटी भी छूट हो सकती है। कैसे, अगर आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में अगर आप इंपोर्ट करते हो, जैसे आपकी कंट्री के साथ में अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है तो आप उसमें भी आपको बहुत सारा इसमें सीओ का बेनिफिट मिलता है, सर्टिफिकेट ओरिजिन का। तो आप उसमें बहुत सारा आपको ड्यूटी फ्री हो जाती है। तो आपको एक चीज भी ध्यान देना चाहिए, अगर आप कौन सी कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं उस पे ये डिपेंड रहता है। अगर आपको सीओ को बेनिफिट लेना है तो उसमें आपको पहले से उस कंट्री से आपको टारगेट करके इंपोर्ट करना रहता है। दोस्तों आप आते हैं प्रैक्टिकल सवाल पे कि ये इंपोर्ट कौन कर सकता है। दोस्तों आपको सिर्फ बेसिक सा नॉलेज चाहिए, आप हर कोई इसको इंपोर्ट कर सकता है। वो कौन कर सकता है, अगर आप किसान है, आप कमीशन एजेंट है, आप ट्रेडर है या मैन्युफैक्चरर है या आप नए इंपोर्ट बिजनेस सीख रहे हो तो आप भी इसको मंगा सकते हो। बस आपको बेसिक सा नॉलेज, बेसिक सा डॉक्यूमेंटेशन समझना चाहिए। दोस्तों अगर आपके पास नॉलेज है तो आप आसानी से इसको मंगा सकते हो। लेकिन दोस्तों जितना बताया जाता है मुश्किल उतना मुश्किल नहीं है, और जितना इजी लगता है उतना इजी भी नहीं है, क्योंकि कॉपर स्क्रैप में बहुत सारा जो इंपोर्टेंट वाला डॉक्यूमेंटेशन इसमें बनाना पड़ता है। तो आपको एक चीज भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसमें रेडियोएक्टिव वाला या कचरा या स्फोटक इसमें कुछ आना नहीं चाहिए। इसके लिए एक बेहतरीन सर्टिफिकेट भी यहाँ पे लगता है। तो मैं आगे बताने वाला हूँ कौन सा सर्टिफिकेट है, उसके बिना यहाँ पे कोर्ट पे आपका कंट्रैक्ट क्लियर नहीं होता है। दोस्तों आप बात करते हैं कि जो इंपोर्ट जो डॉक्यूमेंटेशन कैसा रहता है। अगर आपने स्क्रैप मंगाना है तो आपको इसमें डॉक्यूमेंटेशन बनाना पड़ता है। तो हम आपने देखते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन कैसे बनाया जाता है, कौन से स्टेप बाय स्टेप इसमें प्रोसेस होता है। दोस्तों सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ता है, इसमें प्रोप्राइटरी फर्म या एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना पड़ता है। उसके बाद में आपको एक आईसी कोड लगता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। उसके बाद में आपको एक जीएसटी नंबर लगता है। उसके साथ में आपको एक पैन नंबर भी लगता है कंपनी का। आपके पास ये एक एडी कोड भी रहना चाहिए। एडी कोड इसके लगता है आपको जो बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हो तो उसमें कोर्ट में आपका रजिस्ट्रेशन रहना चाहिए। उसी के साथ में दोस्तों आपको एमओईएफ में आपको इंपोर्ट लाइसेंस भी निकालना पड़ता है। दोस्तों इतने बेसिक से डॉक्यूमेंट आपको जब इंपोर्ट करते हो तो आपको लगते हैं। लेकिन आपका कंटेनर गुड्स के साथ में यहाँ पे आ गया है पोर्ट पे, तो आपको कस्टम क्लियरेंस करते हो कुछ डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं। दोस्तों वो कौन सा रहता है, बीएल, बिल ऑफ लैडिंग, इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। और दोस्तों उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट जो लगता है उसके बिना आपका यहाँ पे पोर्ट पे क्लियरेंस नहीं होता है, और उसको कंटेनर को क्लियर करने के लिए ये डॉक्यूमेंट की जरूरत रहती है। दोस्तों ये डॉक्यूमेंट रहता है PFIC, प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट वहां की जो एजेंसी रहती है वो निकाल के एक्सपोर्टर को देती है। उसके बिना यहाँ पे कंट्रैक्ट क्लियर नहीं होता है। दोस्तों ये ध्यान दे के आपको जब आपका जो सेलर है उनको पहले बता देना चाहिए भाई मुझे पूरे डॉक्यूमेंट रेडी चाहिए।
दोस्तों उसी के साथ में आपको पीसीबी में या एमपीसीबी में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में आपका रजिस्टर रहना चाहिए। अगर आप इंपोर्टर हो या अगर आप मैन्युफैक्चरर हो या आप ट्रेडर हो या कमीशन एजेंट हो तो आपको ये सर्टिफिकेट रहना ही रहना चाहिए। कोई भी कंटेनर पहले आने से पहले ये डॉक्यूमेंट आपको निकालना पड़ता है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में से आपको ये सर्टिफिकेट मिलता है। तो ये सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो आपका कंटेनर यहाँ पे क्लियर भी इंडिया में होता नहीं है। तो आपको ये चीज भी ध्यान देके इंपोर्ट करना रहता है। दोस्तों जो इंपोर्ट आप जब करते हो कॉपर स्क्रैप का तो ग्रेडिंग फ्रेशनेस उसका कैसे रहना चाहिए। दोस्तों सबसे पहला तो जो आपका जो स्क्रैप आ रहा है उसमें जो मिक्सिंग कुछ रहने चाहिए, उसमें कचरा मिट्टी या जंग लगे वाला तो उसमें हरापन नहीं आना चाहिए। अगर उसमें हरापन कलर आ जाता है तो यहाँ पे आने के बाद में उसका रेट कम हो जाता है, तो उसमें जो आपको प्रॉफिट मिलने वाला रहता है वो भी कम हो जाता है। तो आपको ये चीज भी उसमें ध्यान देके करना चाहिए। आप सोच रहे होंगे दोस्तों सबसे डिमांड वाला स्क्रैप में टाइप में सबसे पहले कौन सा आता है। दोस्तों जो वायर जो कॉपर स्क्रैप जो रहता है इसका सबसे ज्यादा जो डिमांड है वो रहता है, क्योंकि इसमें जो वायर जो रहता है ये पूरा 99% इसमें रिकवरी होने वाला रहता है। तो इसका सबसे ज्यादा जो है यहाँ पे इंडिया में डिमांड है, सबसे ज्यादा वहां से भी एक्सपोर्ट यही होता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि कॉपर स्क्रैप की पैकेजिंग कैसी रहनी चाहिए, क्योंकि ये हेवी रहने का इसकी पैकेजिंग बहुत महत्वपूर्ण रहता है। दोस्तों सबसे पहले तो जो स्क्रैप में लोड किया जाता है वो लूज में आता है। लूज वाला कैसा रहता है उसमें कैसे भी उसमें लूज में लोड किया जाता है, लेकिन यहाँ पे खाली करते हो तो उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। लेकिन जो नेक्स्ट जो आता है वो बंडल टाइप में आता है। दोस्तों बंडल में कैसे किया जाता है, जो हाइड्रोलिक जो मशीन रहती है उसे दबाकर उसमें क्यूब टाइप का जैसा बनाया जाता है। इसमें बहुत सारा जो स्क्रैप है ये बैठता है, क्यूब में अच्छा खासा वेट में जाता है। लेकिन दोस्तों वेट भी आपका 25 टन या 28 टन बीच में रहना चाहिए। इसमें आपके पैकिंग लिस्ट में भी मेंशन करना पड़ता है। जो क्यूब वाला जो स्क्रैप रहता है ये बड़ी मात्रा में बड़े वेट में इसमें जाता है। दोस्तों आपके मन में सवाल होगा कि ये जो स्क्रैप जो लाना है इंपोर्ट करना है तो कौन से कंटेनर का इस्तेमाल करना रहता है। दोस्तों उसमें आपको 20 फीट या 40 फीट ड्राई कंटेनर का ही इस्तेमाल करना रहता है, क्योंकि स्क्रैप रहने का इसको रिफर कंटेनर की जरूरत नहीं रहती है। तो आपको ड्राई कंटेनर 20 फीट या 40 फीट का इस्तेमाल करना रहता है। दोस्तों आप बात करते हैं कि डैमेज और डिटेक्शन की। दोस्तों जब बिजनेस करना रहता है तो इसमें फालतू खर्चे पे आपको ज्यादा कंट्रोल करना पड़ता है, आपको डॉक्यूमेंटेशन पे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है कि आपका वेस्ट मनी न जाए। तो दोस्तों ऐसा ही एक है इसमें डैमेज और डिटेंशन। तो दोस्तों डैमेज और डिटेंशन ऐसा है, आपको शिपिंग लाइन जब यहाँ पे कंटेनर आता है आपके पोर्ट पे तब कस्टम क्लियरेंस और माल खाली करने के लिए आपको 7 दिन या 14 दिन फ्री देती है। लेकिन दोस्तों उसके बिना ही अगर आपका कंटेनर खाली नहीं हुआ 7 दिन या 14 दिन तो आपको इसमें डैमेज और डिटेक्शन लगता है। तो आपको क्या करना पड़ता है, आपका जो फॉरवर्डर है उनके जरिए शिपिंग लाइन से आपको 7 दिन की जगह आपको इसमें 21 दिन या 14 दिन इसमें डिमांड करना रहता है। आपको ये भी चीजें ध्यान देके करना चाहिए। और आपका जो सीएच है उनको आपको पूरे डॉक्यूमेंटेशन कंटेनर आने से पहले रेडी कर देना चाहिए, जैसे बिल ऑफ एंट्री फाइल कर देना, बिल ऑफ लैंडिंग दे देना, उसमें आपको जो प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट जो रहता है पीएसआईसी वो हैंड ओवर करके दे देना। जैसे यहाँ पे कंटेनर आपका आएगा तुरंत कस्टम क्लियरेंस हो जाएगा और आपका कंटेनर यहाँ से गेट पास बनने के बाद नहीं तुरंत आपके फैक्ट्री में चल जाएगा। वहां पे खाली होके हो तुरंत वहां पे 7 दिन या 14 दिन जितना दिया है फ्री टाइम उसके अंदर आ जाएगा। अगर ऐसा होता है तो आपको इसमें डैमेज और डिटेंशन नहीं लगता है। लेकिन आपका कंटेनर 7 दिन या 14 दिन उसके अलावा ज्यादा दिन वहां पे पड़ा है तो आपको इसमें बड़ी मात्रा में यहाँ पे गवर्नमेंट डैमेज लगता है और ये डे टू डे इसमें बढ़ता ही जाता है। तो आपको अगर नए इंपोर्टर हो, आप एक्सपोर्टर हो, अगर ट्रेडर हो तो आपको ये चीजें ध्यान देके केयरफुली इसमें आपको ध्यान देके करना चाहिए। जो आपका सेलर है उनको भी साफ साफ बता देना चाहिए भाई हमको कॉपी ऑफ बीएल के जो बिल ऑफ लैंडिंग जो रहती है उस पे मेंशन करके देखिए 21 डे फ्री है। तो इसमें आपका बहुत सारा हेल्प भी हो जाता है, आपको टाइम भी मिल जाता है। दोस्तों और एक चीज आपको ध्यान में देके करना चाहिए, जब भी आपका वहां से जो कंटेनर निकल जाता है या बुक होता है, आपको सेलर से बुकिंग देते हो तो आपको सेलर को साफ साफ बता देना चाहिए भाई कंटेनर फटे वाला या डैमेज वाला नहीं चाहिए, क्योंकि जो कंटेनर जो रहता है समुद्र में वो 7 दिन 14 दिन 3-3 4-4 महीने वहां पे रहता है। तो उसमें जो मॉइस्चर लगने के बहुत सारा चांसेस रहते हैं, उसमें जो हरापन है जो कॉपर पे आ जाता है तो उसमें यहाँ पे प्रोडक्ट आने के बाद में उसका जो स्क्रैप का जो वैल्यू है वो कम हो जाती है।
तो उसको हरा नहीं हो जाए, इसलिए आपको अच्छा कंटेनर का सुझाव देना चाहिए कि आपको डैमेज या फटे वाला ऐसा लीकेज वाला कंटेनर नहीं चाहिए। आपको ये चीज भी उनको बता देना चाहिए। दोस्तों आप बात करते हैं कि पेमेंट किसमें देना चाहिए सेलर को। दोस्तों सबसे पहले तो सेलर क्या करता है, वो 100% एडवांस पेमेंट ही मांगता है, तो आपको उनको सीधा मना कर देना चाहिए, भाई हम 100% आपको एडवांस पेमेंट नहीं देंगे, हम आपको 10% या 20% ही एडवांस पेमेंट देंगे, बाकी का पूरा पेमेंट हम आपको एलसी में देंगे, लेटर ऑफ क्रेडिट में। उनको सीधा बता देना चाहिए, क्योंकि एलसी में सिर्फ पेमेंट माना जाता है। लेकिन दोस्तों वो डीए डीपीए में बोल रहा है तो सीधा उनको मना कर देना चाहिए। डीए डीपी का तब इस्तेमाल करना रहता है जब तक बायर आपका जान पहचान बढ़ती नहीं है, बायर आपके साथ में रेगुलर काम करता नहीं है, बायर आपको मिलता नहीं है, तब तक उसको उसमें डीएडीपी में पेमेंट आपको देना भी नहीं चाहिए और लेना भी नहीं चाहिए। दोस्तों मेरे हर एक वीडियो में मैं बताता हूँ, क्योंकि इसमें फ्रॉड बहुत होता है। जैसे कभी पेमेंट में होता है, कभी गुड्स के साथ में हो जाता है। कैसे, अगर आपने स्क्रैप मंगाया है, कॉपर स्क्रैप, तो उसमें क्या होता है, उसमें वो वहां पे तो आप जाते नहीं है, तो वहां पे वो क्या कर देते हैं, उस कंटेनर में आपको मिट्टी पत्थर कचरा ऐसा कुछ उसमें डाल देते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे कस्टम क्लियरेंस का काम करता हूँ, तो मेरे सामने ऐसे बहुत सारे केसेस हुए, इसलिए मैं मेरे वीडियो में हर वीडियो में मैं ये बताता रहता हूँ। तो दोस्तों अगर आपको क्या करना चाहिए, अगर आपका पहले शिपमेंट है तो आप फिलहाल एक बार जिस कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हो उस कंट्री में एक बार जाना चाहिए, आपके सामने उस यार्ड में आपके सामने कंटेनर लोड करना चाहिए। उस यार्ड को जो ट्रेडर है या आपका जो सेलर है उनको मिलना चाहिए, वो यार्ड देखना चाहिए, आपके सामने कंटेनर लोड करना चाहिए। लोड करते हो तो आपका 100% जो गुड से जो लोड हुआ है वही आएगा। लेकिन आप आंख बंद के ये धंधा करते हो तो इसमें बहुत सारा नुकसान होने के भी चांसेस है। लेकिन दोस्तों जब पेमेंट में लेना है तो पेमेंट भी आपको इसमें एलसी भी लेना रहता है, क्योंकि इसमें फ्रॉड भी बहुत सारा होता है। दोस्तों फ्रॉड कैसे करते हैं, पाया आपका एडवांस पेमेंट ले लेते हैं और उसमें थोड़ा स्क्रैप डालते हैं, बाकी का मिट्टी पत्थर ऐसा मिक्स करके उसमें भेज देते हैं। तो आपको ये चीजें केयरफुली करना रहता है। दोस्तों आपके मन में सवाल होगा कि हमको सेलर ढूंढना है या बायर ढूंढना है, हमारा जो स्क्रैप है तो हम कैसे उसमें ढूंढ सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे यहाँ पे पोर्टल अवेलेबल है ऑनलाइन। उसमें पहला जो आता है B2B में अलीबाबा पोर्टल है, इंडिया मार्ट है, वहां पे भी बहुत सारा यहाँ पे जो सेलर है या बायर आपको यहाँ पे मिलता है। उसी के साथ में इंडियन एम्बेसी, अगर इंडियन एम्बेसी को आप मेल करते हो कि जिस कंट्री से सबसे ज्यादा यहाँ पे जो स्क्रैप इंपोर्ट हो रहा है, तो वहां से आपको लिस्ट भी मिलती है। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं आपको यहाँ पे जो मिलते हैं। लेकिन दोस्तों जिस प्रोडक्ट में आप बायर या सेलर ढूंढ रहे हो वहां पे फ्रॉड होने के भी बहुत सारे चांसेस होते हैं। वो कैसे रहता है, जो सेलर जो रहता है, अगर आप ऑर्डर दे रहे हो, क्या करते हैं, आपको जो रेट से कम रेट में आपको देने के लिए तैयार रहता है। वो क्या करता है, भाई हमारा ये रेट है, हम इस कम रेट में भी आपको ये देंगे स्क्रैप। वो आपको इमेजेस वगैरह भेजेगा, आपको गुड्स की क्वालिटी भेजेगा। लेकिन दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, आपका उसका पहला उसका ईसीजीसी में जाके उसका क्रेडिट रिपोर्ट चेक करना चाहिए। ईसीजीसी के पोर्टल पे जाके उस जो सेलर है उसका पूरा बायोडाटा पहले चेक करना चाहिए, उसका कंपनी का प्रोफाइल चेक करना चाहिए, उसका क्रेडिट रिपोर्ट चेक करना चाहिए ईसीजीसी में, क्योंकि उसमें क्या रहता है, उसका पूरा डाटा मिल जाता है। ये फ्रॉड कर रहा है या नामांकित कंपनी है, इसका कुछ यार्ड तो है, ये समझ में आपको आ जाता है। तो दोस्तों ऐसे फ्रॉड होने से आपको बचना भी चाहिए, इनको एडवांस पेमेंट भी नहीं देना चाहिए। लेकिन दोस्तों अगर आप ईसीजीसी में जाते हैं तो उसमें कुछ आपको इंश्योरेंस भी निकाल देना चाहिए। ऐसा कुछ फ्रॉड हो जाता है तो आपको कुछ उसमें क्लेम भी हो जाता है, तो आपको ये चीज भी ध्यान देके करना चाहिए। दोस्तों आप बात करते हैं कि प्रॉफिट मार्जिन कितनी मिलती है। दोस्तों जो प्रॉफिट मार्जिन जो रहती है वो आपके प्रति मैट्रिक टन पे इस पे आपको मिलता है। कंटेनर में 25 टन या 28 टन गुड्स बेचता है दोस्तों, लेकिन मिनिमम इसमें 5% और मैक्सिमम आपको 12% इसमें प्रॉफिट मार्जिन मिलती है। लेकिन दोस्तों हाई वॉल्यूम वाला खेल है, अगर आप अच्छे खासे कंटेनर करते हैं, अगर 5-7 कंटेनर करते हो तो आपको कंटेनर के पीछे आपको 1 लाख 1.5 लाख तक इसमें प्रॉफिट मार्जिन भी मिल सकता है। दोस्तों बहुत सारे लोग बोलते होंगे कि हमको कॉपर स्क्रैप एल्यूमिनियम करना बहुत आसान है। दोस्तों इतना आसान नहीं है जितना लगता है। आपको इसमें नॉलेज भी रहना चाहिए, आपका गुड्स के बारे में प्रॉपर नॉलेज रहना चाहिए, इसके कौन से डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं, इसमें क्या क्या चीजें को करना पड़ता है। इतना जितना दिखता है दोस्तों उतना आसान नहीं है, इसमें बहुत सारे स्टेप फॉलो करना पड़ता है। क्योंकि जो स्क्रैप के कंटेनर रहते हैं ये पोर्ट पे आने के बाद में जो कस्टम का जो विभाग जो रहता है, यहाँ पे स्क्रैप के कंटेनर का बहुत बारीकाई तरीके से देखा जाता है। इसमें 100% एग्जामिनेशन भी होता है।
मेरे पोर्ट पे मैं देखता हूं तो मेरे अंडर कुछ 100% एग्जामिनेशन जाता है, तो वहां पे मुझे गुड्स को खाली भी करना पड़ता है, क्योंकि इसमें स्फोटक या कुछ कचरा या कुछ इसमें जो वेस्ट वाला कुछ आया तो नहीं है, ये देखा जाता है। जो गुड्स है ये रिसाइकलिंग होने वाला चाहिए, ऐसा ही उसमें मेंशन रहता है। दोस्तों जो स्क्रैप जो रहता है, जो कॉपर स्क्रैप का, इसमें हाई वॉल्यूम वाला खेल है कि इसमें बहुत सारा पैसा लगता है, एक कंटर के पीछे लाखों रुपए इसमें मंगाने में लग जाता है। दोस्तों इसमें आपको नॉलेज के साथ में आपको इसमें काम करना चाहिए, आपके साथ में एक अच्छा सीएचए भी रहना चाहिए, सीएचए के साथ में फॉरवर्डर्स भी रहना चाहिए, आपको पूरा इसमें नॉलेज कर सके ऐसा आपके साथ में रहना चाहिए। अगर आप पेपर वर्क बराबर करते हो, आपका पेमेंट ऑफ टर्म जो कंडीशन है पेमेंट का, तो उसमें अगर आप इसमें करते हो, आपका कस्टम क्लियरेंस का भी बेसिक सा नॉलेज है, डॉक्यूमेंटेशन का भी है, आपको बुकिंग करने का भी नॉलेज है, तो आपको ये अच्छा खासा इसमें पैसा भी कमा सकते हो। तो दोस्तों ये था कॉपर स्क्रैप का इंपोर्ट कैसे किया जाता है। इसमें दोस्तों अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे पूछ सकते हो, और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना भूलना मत। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।